फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम डबल फर्टिलाइजेशन जो एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसे स्टडी कर चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। एक था सिनगैमी। द सिनगैमी रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल। यू नेम दैट सेल as zygote, while the other process was triple fusion that resulted into formation of a triploid cell known as primary endosperm cell. The primary endosperm cell further developed into a nutritive tissue that I have shown in this ovule. This red color tissue I have shown as endosperm, labeled as endosperm, while the zygote resulted into development of a special structure that was termed as embryo. Embryo will act as future baby plant. Okay? तो दो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बाद स्टडी किए कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जाइगोट और पीईसी नाम की सेल्स थी उनसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई। एक तो आपका ये एम्ब्रियो दैट आई हैव शोन हियर इन दिस एंडोस्पर्म and endosperm is lying around this embryo. Okay? तो ये तो थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जिनकी डेवलपमेंट हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दो स्ट्रक्चर्स यानी ये एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं यानी कि ये ओव्यूल और ओव्यूल जहाँ पर इसकी लोकेशन है जैसे कि ये ओवरी, ऐसा नहीं है कि ये दो स्ट्रक्चर्स भी एज इट इज रहने वाले हैं। इनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है जैसे जैसे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट चलती है तो उसके साथ साथ जो ओव्यूल है ये सीड में बदलने शुरू हो जाता है और ओवरी इट स्टार्ट डेवलपिंग इनटू फ्रूट। ओके, तो इस वक्त हम सीड्स और फ्रूट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हमारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल ओवरी के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पे मैंने इसके दो एंटेगुमेंट्स शो किए हैं। तो ये बाइटेगमिक ओव्यूल है। बहुत सारे स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिसमें ये सिंगल एंटेगुमेंट हो सकता है, तो उस केस में ओव्यूल को हम यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। लेकिन जब ये ओव्यूल जिसको आप फ्यूचर में जब ये धीरे धीरे सीड में बदलना शुरू होता है तो ये एंटेगुमेंट्स को हम सीड कोट का नाम देते हैं। दैट मीन एक सीड के पास अगर ये सारा स्ट्रक्चर सीड में बदल जाता है तो एक सीड के पास बेसिकली सबसे बाहर एक कवर होना चाहिए जिसको आप क्या बोलेंगे, सीड कोट। उसके अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होना चाहिए जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको हम अभी लेबल कर लेते हैं कि इट शुड बी फूड, या अभी आप कह सकते हो कि ये एंडोस्पर्म होना चाहिए। और तीसरा इसमें ये फ्यूचर बेबी प्लांट जिसको आप एम्ब्रियो कहते हो। सो ए सीड शुड हैव बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स, ए कवर, food and the miniature baby plant or the embryo। पर ऐसा होता है कि जब सीड डेवलपमेंट शुरू होती है तो बहुत सारी स्पीशीज में ये जो टिश्यू है जिसको आप एंडोस्पर्म कहते हैं ये एम्ब्रियो की शुरू की स्टेजेस में ही कंज्यूम हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको हमने यहाँ पे फूड बोला है ये एंडोस्पर्म ही है। हम दो चीजें यहाँ पे याद रखें जब आप फूड की बात करते हैं कि दिस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस। ट्रिपल फ्यूजन एक एसेंशियल प्रोसेस है सभी एंजियोस्पर्म्स में। कहने का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन तो सभी एंजियोस्पर्म्स में होता है और डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन सभी एंजियोस्पर्म्स में होना है। तो एंडोस्पर्म तो सभी प्लांट्स में बनता है, पर सीड तक पहुंचते पहुंचते वो एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं, यानी कि वो कंज्यूम जल्दी हो जाता है या नहीं
होगा ये अलग अलग स्पीशीज में वेरी कर सकता है। तो ऑन द बेसिस वेदर द फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म और नॉट, वी कैन क्लासिफाई द सीड एज एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये दो टर्म्स हम लोगों ने आज अभी कवर करनी है। लेकिन ये जरूर याद रखें कि फूड जरूरी है इस सीड में होना, क्योंकि जो बेबी प्लांट है या एम्ब्रो है ये तभी फर्दर डेवलपमेंट कर पाएगा जब इसके आसपास से फूड होगा, क्योंकि अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी इसकी लीव्स या फोटोसिंथेसिस ये कर नहीं सकता है। तो उसकी डेवलपमेंटल प्लांट के लिए जरूरी है इसके आसपास फूड होना। वो फूड किस फॉर्म में होगा, क्या वो एंडोस्पर्म है या कुछ और है, ये हमने अब कवर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लासिफाई द सीड एज एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दो डायग्राम्स बनाए हैं। आप देख रहे हो ये मैंने एक मेज का सीड दिखाया है, टिपिकल एक मोनोकोट सीड है ये, और इसमें मैंने ये दो कंपार्टमेंट दिखाए हैं। इस कंपार्टमेंट में यहाँ पर एम्ब्रियो है छोटे कंपार्टमेंट में, और इधर यहाँ पे फ्रूट दिखाया गया है एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर एंडोस्पर्म फूड के फॉर्म में मौजूद है तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। दिस सीड इज एंडोस्पर्मिक when the seed is having the food in the form of endosperm। और ऐसे सीड को एक और टर्म हम दे सकते हैं albuminous, you can also call it albuminous seed। ओके, अब ये हुआ एक सीड, अभी दूसरा सीड देखेंगे। we can take example of pea, groundnut और chickpea, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर उनके सीड्स को, जैसे सपोज ये पी सीड है, अगर आप इसे स्प्लिट करके देखते हो तो आपके पास दो हाफ्स आते हैं जो फ्लैशी होते हैं, फूड से भरे होते हैं। इन फ्लैशी हाफ्स में के साथ यहाँ पे सेंटर में आपको एक छोटा सा पॉइंटेड स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, ये एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो के लिए इस सीड में फूड किस फॉर्म में है वो देखने के लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स को देखना है। ये दो एक्चुअली जिसमें जो फूड भरा हुआ है ये दोनों एक्चुअली इस एम्ब्रियो के कोटिलिडन्स हैं, जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोई भी एम्ब्रियो उसके पास इस तरह के ये दो कोटिलिडन्स, तो अगर इन कोटिलिडन्स में फूड जो है स्टोर हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह के फ्लैशी राउंड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये दोनों फ्लैशी राउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस सीड में, इस एंडोस्पर्म के लिए फूड स्टोर कर रहे हैं, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर कर रहे हैं। ऐसा इनको इसलिए करना पड़ा बिकॉज़ इन सीड्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस के शुरू के फेजेस में ही कंज्यूम हो जाता है। फॉर future this embryo will need food, so the cotyledons are performing to store the food for the developing embryo। ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, ओके। तो एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड्स में एंडोस्पर्म होता है सीड के अंदर, शुरू की स्टेजेस में वो कंज्यूम नहीं होता, जबकि एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर एंडोस्पर्म शुरू में बनता है, लेकिन वो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड करती है वो खत्म हो जाता है। तो इन फ्यूचर जब एम्ब्रियो को जरूरत पड़ेगी तो उसे सिर्फ फूड तक मिलेगा जब उसके कोटिलिडन्स उसके लिए एडिशनल हेल्प कर सके, ओके। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स में आप एग्जांपल दे सकते हो मेज, व्हीट, बार्ली,
के ये 3 प्लांट्स जो मैंने लिखे हैं ये मोनोकोट्स हैं। इसके अलावा कैस्टर एंड सनफ्लावर, ये 2 एग्जांपल्स हम डाइकोट प्लांट के दे सकते हैं। ये सारे के सारे मेज, व्हीट, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर पी, ग्राउंड नट, चिकपी, इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। हम सिर्फ ये ध्यान में रखें कि फूड जरूरी है उस सीड में होना, फूड एंडोस्पर्म है या किसी और फॉर्म में है ये डिपेंड करता है। और ये भी हम ध्यान में रखें कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में एंडोस्पर्म तो बनता है, वो बाद में कंज्यूम हो जाता है या नहीं हो जाता, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। इसके साथ एक टर्म हम याद रखें, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है सीड से जुड़ी हुई, दैट इज पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड के लिए हमें एक बार फिर से इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान में करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि जब एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है तो एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट न्यूसेलस की सेल से होती है। सपोज ये मैं फर्टिलाइजेशन से पहले का एम्ब्रियोसेक दिखा रही हूँ, या आप ये दिखा सकते हो, ये एम्ब्रियोसेक है और इस एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ न्यूसेलस टिश्यू, दिस इज द न्यूसेलस टिश्यू, ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द ओव्यूल। सो ये ओव्यूल है। अब ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये जो न्यूसेलस का टिश्यू है, दिस न्यूसेलस टिश्यू इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट। जैसे जैसे ये 8 न्यूक्लिएटेड या 7 सेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ये न्यूसेलस धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ स्पीशीज में ये न्यूसेलस, इसका बहुत कुछ एक थोड़ा सा हिस्सा वो आपको सीड में भी मिलेगा। मतलब जैसे यहाँ पर अगर बात करें ये एम्ब्रियो बन चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है, तो इसके बाहर न्यूसेलस नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सीड्स में ऐसा भी होता है कि इस स्ट्रक्चर के बाहर यानी ये न्यूसेलस का कुछ पोर्शन, जिसको आप कह सकते हो रेमिनेंट पार्ट ऑफ दैट न्यूसेलस, यू कैन सी देयर, and that remnant part of nucellus is known as in future, जब सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का प्रोडक्ट आप कह सकते हो, आप इसे बोलेंगे पेरिस्पर्म, ओके। तो पेरिस्पर्म इज एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। सभी स्पीशीज में न्यूसेलस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट के टाइम ही कंज्यूम हो चुका होता है। जिन स्पीशीज में ये बच जाता है तो जब ये ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी, ओव्यूल तो आप बाद में सीड बोलना शुरू कर देंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और पीईसी से एंडोस्पर्म बन जाएगा, तब आप इस न्यूसेलस टिश्यू को न्यूसेलस नहीं कहेंगे, इसे आप पेरिस्पर्म कहते हो। और इसमें 2 एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। इस ऐसे सीड्स को जिसमें पेरिस्पर्म है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस है, इसके अंदर आप बीट और ब्लैक पेपर का एग्जांपल दे सकते हो, बीट एंड ब्लैक पेपर। So these 2 examples, they are covering the perispermic seeds, okay? सीड में अगर 2 इंटेगमेंट्स हैं तो बाद में इनसे 2 लेयर सीड कोट की डेवलप होती हैं। सबसे बाहर के कवर को हम बोलते हैं टेस्टा और अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं टेगमेंट। ये 2 लेयर्स 2 इंटेगमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है। सबसे बाहर वाला इंटेगमेंट है, एक्सटर्नल जो है उससे टेस्टा डेवलप होती है और उससे अंदर वाली जो लेयर है इंटेगमेंट की, उससे टेगमेंट डेवलप होता है। सो दिस वाज अबाउट सीड्स। अब फ्रूट्स की हम बात करते हैं।
ट्वेल्थ में हमें कवर नहीं करनी, लेकिन कुछ एक टर्म्स है जो हमें बहुत जरूरी यहाँ पर लेनी है। तो उसमें अगर आप बात करें डेवलपमेंट की, फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स जो है दे कैन बी, यू कैन क्लासिफाई देम एज सिंपल, आप इन्हें सिंपल फ्रूट बोल सकते हो, हम इन्हें एग्रीगेट फ्रूट्स बोल सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल देम कंपोजिट फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट तब बोलेंगे जब वो सिर्फ एक पिस्टिल से डेवलप हुए हो, सिर्फ एक कार्पेल है ये और इसके इस ओवरी से अगर फ्रूट डेवलप हुआ तो आप उसे सिंपल कहते हो। अगर एक ही फ्लावर के बहुत सारी पिस्टिल से वो फ्रूट डेवलप हुआ है, फ्लावर एक है मींस दैट इज ए मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, तो फ्लावर अगर एक है और उसके बहुत सारे कार्पल से अगर फ्रूट डेवलप हुआ है तब आप उसे बोलते हैं एग्रीगेट। और अगर वो इन्फ्लोरेसेंस से यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स के पिस्टिल्स कंबाइन होके एक फ्रूट बनाते हैं तब आप उसे कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्रूट की बात कर लेते हैं जिसमें सिंगल ओवरी इज गोइंग टू डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रूट कैन बी, सिंपल फ्रूट कैन बी क्लासिफाइड एज true and false, true fruit and false fruit. Fruit is considered as true if it is developed only from the ovary of flower. But if it is developed from the parts of flower other than ovary, such fruits are known as false fruits. Other parts of flower are involved. इसको स्टडी करने के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ फ्रूट है तो आप उसमें मैंगो बोल सकते हो, आप उसमें बनाना बोल सकते हो। ये सिर्फ ओवरी से डेवलप हुए पार्ट है, मतलब कि इनकी अगर आप ये पिस्टल देखें तो इस हिस्से से ये फ्रूट्स डेवलप हुए हैं। लेकिन ये केस देखा जाए फास्ट फ्रूट का तो इसमें हम बहुत कॉमन एग्जांपल एप्पल का दे सकते हैं। एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है या कैश्यू है, इनके एग्जांपल्स हम इसमें कवर कर सकते हैं। एप्पल का एग्जांपल हम ले लेते हैं। एप्पल में जो फ्लैशी पार्ट है जिसको हम खाते हैं, दिस फ्लैशी पार्ट, इट इज एक्चुअली द थैलेमस। आप याद करें थैलेमस क्या होता है, ये अंदर ओवरी है तो इसके नीचे जो इसकी रिसेप्टेकल है, ओके, ये रिसेप्टेकल जिसको मैं यहाँ पर सपोज रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। तो ट्रू फ्रूट्स में तो सिर्फ इस पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है, लेकिन जैसे एप्पल की बात करें तो ये जो हिस्सा है थैलेमस या रिसेप्टेकल ये फ्लैशी हो जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है, इसमें फ्रूट स्टोर हो जाता है। तो जैसे सपोज ये सारा का सारा रिसेप्टेकल पार्ट है और ये जो ओवरी है वो यहाँ पे एक्चुअली नॉन एडिबल हिस्सा होता है जिसको हम मोस्टली कट कर देते हैं। ये हिस्सा इसका जो आपको सेंटर में ब्लैकिश सा दिखाई देता है, ये इसकी ओवरी है जिसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एप्पल इज ए फ्रूट बट इट इज ए false fruit because it has developed from the thalamus of flower। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको आने चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स। अब एक टर्म और हम यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोकार्पी, ये प्रोसेस आपको अभी बताया गया था कि एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या सीड या ओवरी से फ्रूट तभी बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है। पोस्ट
फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। और कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल या नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे, बनाना। Banana is a fruit. It is a product of transformation of ovary. Ovary से ही बनाया कि true fruit है. It is a true fruit. लेकिन इसके लिए एक टर्म और हम साथ साथ यूज करते हैं, ये ट्रू तो है पर ये पार्थेनोकार्पिक भी है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किन्हें कहा जाता है? अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है। आपसे ये डिस्कशन हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होती है जब फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है पूरा, लेकिन कुछ स्पीशीज में फ्रूट की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन हुए बिना शुरू हो जाती है। सच टाइप ऑफ fruits are known as parthenocarpic fruits and the process is known as parthenocarpy. I will define. Parthenocarpy is the process of development of fruit without fertilization. तो ऐसे फ्रूट्स में जो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ है, जिसमें सिर्फ ओवरी ये हिस्सा फ्लैशी हो गया है, फ्रूट में बदल गया है, ये फ्रूट बन गया है, लेकिन क्या इसमें जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था, ओके, क्या उनमें कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली नॉट। एम्ब्रियो सैक में एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं हुआ तो कोई भी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगी, तो देयर विल बी नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ओके। और इसके साथ साथ जब ये दो स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये जो ओव्यूल है ये भी सीड में नहीं बदलेगा। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की हुई है? सिर्फ इस बाहर वाले हिस्से की, जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो ऐसे फ्रूट के अंदर ना तो आपको सीड्स मिलेंगे और सिर्फ आपको ओव्यूल्स मिलेंगे, और ना ही उसमें कोई एम्ब्रियो या कोई एंडोस्पर्म जैसा कोई स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन उसमें हुआ ही नहीं। सच फ्रूट्स आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो बनाना के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बनाना इज ए ट्रू फ्रूट बट इट इज ऑल्सो ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आपने दोनों टर्म्स को दिमाग में रखना है जवाब देते हुए। बनाना इज ए ट्रू फ्रूट बिकॉज इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, बट बनाना इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आल्सो बिकॉज इट हैज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसीलिए हमें बनाना में कभी सीड्स नहीं नजर आते हैं। ये एक नेचुरल फ्रूट का एग्जांपल है जो पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस से डेवलप हुआ है। लेकिन आज हम सीड्स, इन फ्रूट्स का आपको एक यहाँ पर एक एडवांटेज आप देख सकते हो, बनाने के अंदर अगर सीड्स नहीं है तो ऐसे सीडलेस फ्रूट्स अगर हम कुछ और चाहें जो आर्टिफिशियली क्रिएट करवाए जा सकते हैं, तो उसमें जैसे एग्जांपल है पेपया, ओके, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। या जैसे कैस्टर एप्पल, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम सीड्स नहीं चाहते, तो सीडलेस फ्रूट्स अगर हमें चाहिए, हम सिर्फ उसका ओवरी वाला जो बाद में फ्रूट में डेवलप हो जाएगा फ्लैशी पार्ट से खाना चाहते हैं, उसमें हम नहीं चाहते कि जो ओव्यूल है वो सीड में बदले, तो इसलिए ऐसे केसेस में कुछ हार्मोन्स की हेल्प से हम आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को क्रिएट करवा सकते हैं, जिसमें आप इनका एग्जांपल दे सकते हो। अब हार्मोन से कौन से फ्रूट्स आप कन्वर्ट करवाना चाहिए एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? जैसे एग्जांपल मैंने कैस्टर एप्पल का दिया। कैस्टर एप्पल में उसके पास एक सीड है और सीड के ऊपर थोड़ा सा उसका फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ये वाला हिस्सा हमें चाहिए होता है, लेकिन उसके सीड ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें ये सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे केस में अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट से एक ऐसा फ्रूट डेवलप करवाते हो जिसमें सीड नहीं होंगे, सिर्फ ओव्यूल होंगे, तो आप जैसे ही कैस्टर एप्पल को खोलेंगे तो एक कप जैसा स्ट्रक्चर जिसमें से आप स्पून की हेल्प से स्कूप करके वो फ्लैशी हिस्सा खा सकते हो, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। पर
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करना चाहेंगे? तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं। पोमेग्रेनेट में हम खाते क्या हैं? उसके फ्लैशी सीड्स को खाते हैं। उसका जो सीड कोट है वो फ्लैशी होता है और हम उसके सीड्स को कंज्यूम करते हैं, जबकि उसकी जो ओवरी है, जो बाकी का हिस्सा है, वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स में हम नहीं चाहेंगे कि वो सीडलेस हो, क्योंकि बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द सीड ओनली। तो ये हमें देखना है कि कौन से फ्रूट्स को हमें सीडलेस बनाना है, पार्थेनोकार्पिकली प्रोड्यूस करवाना है, और कौन से फ्रूट्स के अंदर हमें पार्थेनोकार्पी हम जिसमें नहीं चाहते हैं। So these are some of the terms which are covered in your chapter: endospermic seed, non-endospermic seed, true fruits, false fruits, and parthenocarpic fruits. Okay, I hope this is clear to you.